Hey everyone, the problem that we are going to solve today is next smallest element. बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसका कि आपको एक एरे दिया जाएगा और आपने बताना है कि उस एरे के हर एक एक एलिमेंट के लेफ्ट साइड में सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट से छोटा हो और उसके सबसे नियरेस्ट हो। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए आपके पास एक एरे है, इसमें एलिमेंट है 4, 8। जैसे यहाँ पे मैंने एक एरे लिखा है 4, 8, 5, 2 एंड 25। तो हर एक एक एलिमेंट के लेफ्ट साइड में सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा है जो उससे छोटा है, और अगर उस एलिमेंट से कोई भी छोटा उसके लेफ्ट में नहीं होता तो हमने -1 प्रिंट करना है। 4 के केस में सबसे छोटा नंबर जो 4 से छोटा हो और सबसे पास में हो, दैट इज 2। सो हम यहाँ इसका हो जाएगा 4 के लिए हो जाएगा 2। सिमिलरली 8 के लिए जो उससे छोटा हो और उसके क्लोजेस्ट हो, 5 भी है 2 भी है, पर क्लोज कौन सा है 5, तो इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा 5। सिमिलरली 5 के लिए 2, 1 के लिए इसके लेफ्ट में कोई भी ऐसा इससे छोटा नंबर नहीं है तो -1। सिमिलरली 25 के लिए भी इसके लेफ्ट में कोई भी नंबर नहीं है तो इसके लिए भी -1। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक तो और एग्जाम्पल देखते हैं और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा है। जैसे एक और एरे लेते हैं 13। ये 4 साइज का एरे है और इस एरे के लिए जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स जो होंगे हर एक एक एलिमेंट के, जैसे 13 के लिए कौन सा होगा 7, 7 के लिए 6, 6 के लिए 2 एंड 2 के लिए -1। एक और लंबा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा एरे लेते हैं। 4 के लिए जो सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नहीं, इससे छोटा नंबर जो इसके लेफ्ट में लाई करता हो वो है 2। 8 के लिए भी 2, 2 के लिए 1, 1 के लिए तो कोई भी छोटा नहीं है, सो दैट्स वाई -1। 6 के लिए भी 5, 10 के लिए भी 5 एंड 5 के लिए -1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने के बाद और प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, एग्जाम्पल देखने के बाद और प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो वेरी फर्स्ट सोल्यूशन आता है वो है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स यानी इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होगा कि मैं क्या करूँगा कि मैं दो फॉर लूप लगाऊंगा जो i से 0 से लेकर के n-1 तक जाएगा, और इसके अंदर एक फॉर लूप लगाऊंगा जो i + 1 to n-1 तक जाएगा। डज इट मेक सेंस टू यू? ऑफ कोर्स। सो हर एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मैं उसके उसके राइट में सारे एलिमेंट्स को चेक करूंगा, जो भी उसके सबसे क्लोजेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा मैं उसके आंसर में यहाँ पे असाइन कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस पर्टिकुलर ब्रूट फोर्स को ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं और थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक चीज़ नोटिस होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए आपके पास एक एरे है, ये आपको गिवन एरे है और ये आपका आंसर एरे है जो आपको रिटर्न करना है। सो हर एक एक एलिमेंट के लिए, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मैं इसके राइट में सारे के सारे एलिमेंट्स को चुनूंगा, सबसे स्मॉलेस्ट वाले को इस आंसर में इसकी जगह पे रिप्लेस कर दूंगा, इस जगह पे, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। फिर से सिमिलरली मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए इसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में से सबसे नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट इस पर्टिकुलर एलिमेंट का मैं वो वैल्यू ढूंढूंगा और वापस इस एलिमेंट में इस जगह पे पुश कर दूंगा। सिमिलरली हर एक एक एलिमेंट के लिए तो आप जनरलाइज करोगे कि हर एक एक ith एलिमेंट के लिए मुझे आइटरेशन करनी पड़ती है i + 1 to n-1। दैट इज ये चला जाता है कॉम्प्लेक्सिटी n² में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाती है n² बिकॉज वी आर डूइंग रिपीटेड वर्क, यानी हर एक एक एलिमेंट के लिए मुझे ये आइटरेशन वापस करना पड़ता है, इसके नेक्स्ट एलिमेंट के लिए भी मुझे वापस से सारे एलिमेंट्स को ढूंढना पड़ता है, इसके नेक्स्ट एलिमेंट के लिए भी मुझे दोबारा इसी तरफ से पूरा डायरेक्शन में जाना पड़ता है। सिमिलरली नेक्स्ट और सब के लिए ये पूरे रेपिटेशन जो है ये रिपीटेड वर्क है। इसी रिपीटेड वर्क को
कम करने के लिए हम एक छोटा सा जुगाड़ ये कर सकते हैं, या एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि मैं क्या करूँगा कि मैं अपने आइट्रेशन को लेफ्ट टू राइट ना करके मैं राइट टू लेफ्ट कर दूंगा। एंड इट डज मेक सेंस टू यू ऑफ कोर्स, क्योंकि ये आइट्रेशन ऐसा कहेगा कि भाई मुझे पता है कि मैं इस तरफ से आ रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि हर एक एक एलिमेंट के लिए, इस पर्टिकुलर के लिए मोस्ट सुटेबल क्लोजेस्ट और से छोटा एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि मैं इधर से ही होते हुए आ रहा हूँ। आई होप यार आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं क्या हर एक एक एरे के लिए, हर एक एक एलिमेंट के लिए मैं क्या कर दूंगा, आइट्रेशन ही उल्टा कर दूंगा। तो मुझे ना सिर्फ एक बार ही हाइड्रेशन करना पड़ेगा, मुझे बार बार रिपीटेड वर्क नहीं करना पड़ेगा जैसे हम ब्रूट फोर्स में कर रहे थे। मैं क्या करूँगा कि मैं हाइड्रेशन को ही उल्टा कर दूंगा, और ये हाइड्रेशन बोलेगा कि हाँ भाई मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए सबसे क्लोजेस्ट और इससे छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि मैं इधर से होते हुए ही आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर के लिए सुटेबल वैल्यू कौन सी होगी। और मैं क्या करूँगा कि उन सभी एलिमेंट्स को कहीं स्टोर करके रख लूँगा। आई होप यार अब आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रही होगी, हल्की हल्की खुशबू सी आ रही होगी कि इसमें स्टैक कैसे इंप्लीमेंट हो। मैं क्या करूँगा कि इन सभी एलिमेंट्स को जिनको मैं आइटरेट करते हुए आ रहा हूँ, मैं उन सभी एलिमेंट्स को जो है स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा एक एक करके, और जो सबसे क्लोजेस्ट होगा उस स्टैक के सबसे ऊपर होगा, ऊपर में ही कहीं होगा। और अगर पूरे पूरे के पूरे स्टैक में ही मुझे अगर वो एलिमेंट नहीं मिला तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए -1 प्रिंट कर दूंगा। आई होप यार आपको मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कि स्टैक इसको कैसे सॉल्व करता है। जैसे कि यार ये वाला हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था 4, 8, 5, 2 एंड 25, और हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि मैं अपना आइट्रेशन जो है वो लेफ्ट टू राइट नहीं, अब राइट टू लेफ्ट करूँगा। और मैं करूँगा क्या कि मैं स्टैक बनाऊँगा, और स्टैक में सबसे पहली वैल्यू -1 डाल दूँगा। ये -1 मैंने इसलिए डाला, मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगा, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ कि मैं एक एक करके सारे एलिमेंट्स को जो है एक एक करके राइट टू लेफ्ट को जो है एक एक करके आइट्रेट करता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि -1 मैंने यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले एलिमेंट को डेट इज 25, यानी करेंट एलिमेंट 25 का 25 चेक करेगा कि क्या स्टैक में रखे टॉप की वैल्यू इससे छोटी है। 25 देखेगा कि क्या स्टैक में रखे टॉप की वैल्यू मेरे करंट एलिमेंट से छोटी है, जो कि है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर के लिए मेरा आंसर हो जाएगा -1, और आगे बढ़ने से पहले मैं इस करंट एलिमेंट को स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा, दैट इज 25। फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, अब मैं आ जाऊंगा 2 पे। 2 देखेगा कि क्या स्टैक के रखे टॉप की वैल्यू मुझसे छोटी है, जो कि नहीं है। तो इसको पॉप करो, फिर से चेक करो कि क्या स्टैक में रखे आप टॉप की वैल्यू इससे छोटी है, जो कि छोटी है। तो मैं फिर से जो है मैं -1 रख दूंगा, और करंट एलिमेंट को वापस स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा, और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आगे बढ़ूंगा, हो जाएगा मेरा करंट एलिमेंट 5 चेक करेगा कि क्या स्टैक के अंदर रखे टॉप की वैल्यू करंट एलिमेंट से छोटी है, जो कि है। तो मैं इस टॉप के एलिमेंट को अपने आंसर में वापस से पुश कर दूंगा, आंसर में पुश बैक कर दूंगा। और इस बार मैं इस करंट टॉप की वैल्यू को पॉप नहीं करूंगा। जब मेरा आंसर मिल जाता है तो मैं उस केस में स्टैक के टॉप की वैल्यू को इरेज नहीं करूँगा। मैं इरेज तब करता हूँ जब मुझे वैल्यूज नहीं मिलती। फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने करंट एलिमेंट को स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा, और मैं आगे बढ़ जाऊँगा, और मेरा करंट एलिमेंट हो जाएगा 8 चेक करेगा कि क्या स्टैक में रखे टॉप की वैल्यू मुझसे छोटी है, जो कि इस कंडीशन में 5 है, जो कि 8 से छोटा है। तो मैं 5 को आंसर में पुश बैक कर दूंगा, और फिर इस करंट एलिमेंट को वापस से स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 4 चेक करेगा कि क्या स्टैक मेरी करंट वैल्यू हो गई 4 चेक करेगा कि क्या स्टैक में रखे टॉप की वैल्यू करंट एलिमेंट से छोटी है 8 जो है 4 से बड़ा है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। अब हो जाएगा 5 भी 4 से बड़ा है, तो मैं भी इसे कंडीशन कंसिडर नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब मेरे टॉप में वैल्यू हो गई 2, तो मैं 2 को आंसर में पुश बैक कर दूंगा, और करंट एलिमेंट को वापस से स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा, दैट इज 4। और यही वही वाला आंसर है जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने वक्त एग्जांपल में देखा था, और उसका आंसर यही था 2, 5, 2, -1, -1। इस पर्टिकुलर एग्जांपल का
यही आंसर था, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का यही आंसर था। सो ये रहा वो एरे जो हमने एग्जाम्पल के वक्त प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करने के वक्त हमने ये जो एग्जाम्पल कंसिडर किया था। तो मैं क्या करूँगा, वही सेम, मैं एक स्टैक बनाऊँगा और उस स्टैक के अंदर मैं एक वैल्यू पुश कर दूंगा -1, और मैं एक एक करके करंट एलिमेंट में राइट टू लेफ्ट एक एक करके वैल्यूज को लेके आता हूँ और चेक करता हूँ। 5 देखेगा, मेरा करंट एलिमेंट हो गया 5 चेक करेगा कि क्या स्टैक 5 चेक करेगा कि क्या स्टैक में रखे टॉप की वैल्यू मुझसे छोटी है, जो कि छोटी है, तो मैं यहाँ पे -1 रख दूंगा, और मैं आगे बढ़ने से पहले मैं 5 को स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा और यहाँ पे आ जाऊँगा, करंट एलिमेंट हो जाएगा 10 चेक करेगा कि क्या स्टैक में रखे टॉप की वैल्यू मुझसे छोटी है, जो कि छोटी है, तो मैं आंसर में इसको पुश बैक कर दूंगा और मैं इसे इरेज नहीं करूँगा इस वक्त। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं 10 को जो है वापस से स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा, मेरा करंट एलिमेंट हो जाएगा 6 चेक करेगा कि क्या स्टैक में रखे टॉप की वैल्यू इससे छोटी है, नहीं, इसको हटाओ, तो अब टॉप की वैल्यू हो गई 5 6 से छोटा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैं 5 चुनकर पिक कर लूँगा। फिर आगे बढ़ने से पहले मैं अपने करंट की वैल्यू को स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आगे बढ़ने से मुझे मिलेगा 1, तो मैं यहाँ पे आ जाएगा 1 चेक करेगा कि क्या स्टैक में रखे टॉप की वैल्यू मुझसे छोटी है, नहीं, तो हटाओ। फिर टॉप में मिलेगा 5 क्या 1 से छोटा है, नहीं, हटाओ। अब स्टैक में टॉप में -1 है जो कि 1 से छोटा है, तो मैं आंसर में पुश कर दूंगा -1। फिर मैं आगे बढ़ने से पहले मैं इस करंट एलिमेंट को जो है स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा और फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। आगे बढ़ने पर मुझे मिलेगा 2 चेक करेगा कि क्या स्टैक में रखे टॉप की वैल्यू मुझसे छोटी है, 1 जो है 2 से छोटा है, तो मैं इसको आंसर वेक्टर में पुश बैक कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं आगे जाने से पहले मैं अपने करंट एलिमेंट को स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा। फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे मिलेगा 8 चेक करेगा कि क्या स्टैक में रखे टॉप की वैल्यू मुझसे छोटी है, जो कि छोटी है, तो मैं इसको कंसिडर करूंगा और आंसर वेक्टर में पुश बैक कर दूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने करंट एलिमेंट को स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा। फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे मिलेगा 4 मेरा करंट एलिमेंट हो गया। 4 चेक करेगा कि क्या स्टैक में रखे टॉप की वैल्यू मुझसे छोटी है, अभी तो नहीं है क्योंकि टॉप में 8 है, इसको हटाओ। फिर मुझे मिलेगा 2 जो है 4 से छोटा है, तो मैं इसको कंसिडर कर लूँगा और मैं आगे बढ़ जाऊँगा। और इस आगे जाने से पहले मुझे करंट एलिमेंट को स्टैक के अंदर पुश करना है, तो स्टैक में आ जाएगा 4 और आगे तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो दैट्स इट, दिस इज माय आंसर। जब हमने प्रॉब्लम्स में डिस्कस किया था तो यही हमारा आंसर था। ये रहा वो डिस्कशन वाला पेज जिसमें हमने ये वाला एग्जांपल देखा था और इसमें आंसर का आंसर था 2 2 1 -1 5 5 -1, और यहाँ भी वही है 2 2 1 -1 5 5 -1। आई होप यार आपको एकदम क्लैरिटी मिल गई होगी कि हम इसमें स्टैक से कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। एक चीज़ और है जो आपने नोटिस किया होगा ज़रूर, आपने पूरे के पूरे एरे को राइट टू लेफ्ट आइटरेट किया और एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट्स जो है स्टैक के अंदर आ गए। 25 2 5 8 4, 25 2 5 8 4, यहाँ भी वही 5 10 6 1 2 8 4, 5 10 6 1 2 8 4, सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए। हर एक एलिमेंट के सबसे नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर इसके राइट में कौन सा है, वो स्टैक के अंदर सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में इंसर्ट हुआ है जिस सीक्वेंस में हमने मूव किया था, यानी राइट टू लेफ्ट, तो उसी ऑर्डर में इसमें इंसर्टेड है। तो इसकी पूरी गारंटी है कि जब भी आपको कोई छोटा नंबर इसके टॉप में मिला वो आपके क्लोजेस्ट ही होगा, क्योंकि इसमें वही इटरेशन से आप मूव कर रहे हो जिससे आप वहाँ से मूव कर रहे हो एरे में। आई होप यार आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि इसमें स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है। और हाँ, इसमें -1 मैंने इसलिए लगाया ना क्योंकि मुझे ना फिर एंड में स्टैक को चेक नहीं करना पड़ेगा कि वो खाली है कि नहीं। अगर मान के चलो मैं -1 नहीं रखता तो मुझे ना एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी पड़ती कि क्या मेरा स्टैक खाली है। अगर स्टैक खाली है तो आप -1 पुश बैक करो, अदरवाइज मैंने क्या किया कि मैंने स्टैक के अंदर ही -1 डाल दिया। स्टैक के अंदर -1 को इनकाउंटर करने का यही मतलब है कि आपका स्टैक खाली हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे -1 पुश नहीं करता तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करनी पड़ती कि इज स्टैक एम्प्टी, स्टैक डॉट एम्प्टी। अगर वो ट्रू होता तो मुझे यहाँ पे -1 लिखना पड़ता, तो मैं उस कंडीशन को चेक करने से बच गया। पर बेसिकली इसका मतलब यही था। और अगर आप ये लिखना नहीं चाहते, अगर आप स्टैक के अंदर पुश नहीं करता
तो वेल एंड गुड। तो आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी पड़ेगी कि क्या मेरा ये जब मैं पॉप कर रहा था तो पॉप करते करते मेरा स्टैक खाली तो नहीं हो गया, और अगर मेरा स्टैक खाली हो गया तो आप उस कंडीशन में -1 प्रिंट करोगे। आई होप यार आपको मैंने सब कुछ समझा दिया। अब डायरेक्टली बढ़ते हैं इसके कोड की तरफ। सो ये रहा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट का कोड। बड़ा ही सिंपल सा कोड है, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसको सेम टू सेम मैंने कोड में पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले ना हमें एक एरे मिलता है वेक्टर टाइप का, और एक उसकी साइज मिलती है n। तो मैं करता क्या हूँ कि सबसे पहले एक स्टैक डिक्लेयर करता हूँ, जैसा मैं स्टैक डिक्लेयर करता था हर एक एरे के साथ ही, और मैं उसे पुश बैक कर देता हूँ -1। तो यहाँ पे मेरा -1 आ जाएगा। फिर मैं एक आंसर वेक्टर बनाता हूँ ऑफ n साइज। अच्छा हाँ, वेक्टर क्या होता है ना, डायनामिक इन नेचर होता है, मतलब डायनामिक एरे होता है वेक्टर। मैंने उसको ना साइज दे दिया, फिक्स साइज कर दिया। मैंने फिक्स साइज इसलिए किया ताकि मैं इसका ना स्टैटिक्स जो नेचर है मैं उसका यूज़ कर पाऊँ। अगर आपने गौर किया होगा तो मैं क्या कर रहा था ना कि हर एक एलिमेंट के लिए मैं सारे वैल्यूज को ना उल्टी तरफ से लिख रहा था। यानी मैं इस एलिमेंट पे था तो पहले मैंने इसके लिए लिखा, इस एलिमेंट पे था तो मैंने इसके लिए लिखा, तो मतलब उल्टी तरफ से लिख रहा था। मैं इसको -1 2 5 2 ऐसा नहीं लिखा, मैंने उल्टी तरफ से लिखा। अगर आपको ये अचीव करना है ना तो आपको फिक्स्ड साइज एरे बनाना पड़ेगा, ताकि आप ना इसके इंडेक्सेस को एक्सेस कर पाओ। अदरवाइज क्या होगा ना कि मुझे अंत में रिवर्स करना पड़ेगा, तो मैं रिवर्स करने से बच जाता हूँ अगर मैं यहाँ पे फिक्स साइज दे देता हूँ। तो इसका ना इंडेक्सेस को एक्सेस करना आसान होता है। एनीवेज, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप चलाता हूँ, और ये आप देख सकते हो कि -1 to 0 जा रहा है, यानी राइट टू लेफ्ट। आई होप इट मेक सेंस टू यू। उसके बाद मैं करंट एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ एट एरे ऑफ आई एट करंट एलिमेंट में मैं इसको असाइन कर देता हूँ, और फिर मैं एक वाइल लूप चलाता हूँ। मैं इसको तब तक पॉप करूंगा जब तक स्टैक के रखे टॉप की वैल्यू करंट एलिमेंट से बड़ी या बराबर है। हमें छोटा चाहिए, बराबर भी नहीं चाहिए। तो जब तक टॉप में रखी वैल्यू मेरे करंट एलिमेंट से बड़ी या बराबर है, आप ना स्टैक को पॉप करते जाओ। हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। और एक बार इस फॉर लूप से टूट के आने के बाद, मतलब इस वाइल लूप से बाहर आने के बाद ये श्योर होगा कि स्टैक के टॉप में रखी वैल्यू -1 नहीं, स्टैक में रखे टॉप की वैल्यू इस करंट एलिमेंट से छोटी ही होगी, है ना, छोटी ही होगी कंफर्म, क्योंकि मैंने -1 डाला है भाई। -1 से तो कम कभी जाएगा ही नहीं। और कंस्टेंट क्वेश्चन का यही है कि पॉजिटिव नंबर्स है, लेकिन अगर कंस्टेंट चेंज होगा ना तो थोड़ा सा कोड में चेंज होगा। आप अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से देख सकते हो यार, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। तो जैसे ही इस वाइल लूप से आप बाहर आओगे तो हमेशा श्योर होगा कि टॉप में रखे वैल्यू मेरे करंट एलिमेंट से छोटी होगी, तो मैं उसे आंसर एट आई। देखिए मैं यही बात कर रहा था, यहाँ पे फिक्स साइज दिया ना तो मैं इस आई को एक्सेस कर पा रहा हूँ वेक्टर के केस में। अदरवाइज मुझे पुश बैक करना होता और इस रिटर्न से पहले मुझे उसको रिवर्स करना होता। तो मैं आंसर एट आई पे मैं स्टैक के रखे टॉप की वैल्यू को मैं असाइन कर दूंगा और करंट एलिमेंट को जो है स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा। आई होप यार आपको समझ में आ रहा है। मैंने वही किया जो मैंने अभी कोड में आपको एक्सप्लेन किया, और फिर एट द एंड बाहर आने के बाद मैं इस आंसर को रिटर्न कर दूंगा। सिंपल, सिर्फ इतना सा ही कोड था। आई होप आपको ये पूरा क्लैरिटी मिल गई होगी कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे सॉल्व होता है। अच्छा, इसी तरह से ना एक मिलता जुलता सेम क्वेश्चन है, एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन है, पर उसमें होता क्या है कि आप इसमें नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढ रहे हो ना, उसमें प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट एक ढूंढना होता है। इसमें आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 4 8 5 2 एंड 25। अभी तक हम क्या कर रहे थे ना कि हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग इसके राइट में कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो पिक करके इस पर्टिकुलर जगह पे असाइन, इसके राइट में कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको ढूंढ करके हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए यहाँ पे असाइन कर रहे थे इसके स्मॉलेस्ट एलिमेंट। इस पर्टिकुलर प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट में क्या होता है ना कि हम हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग उसके लेफ्ट में चेक करते हैं कि उससे छोटा एलिमेंट कौन सा है, वो ढूंढ के यहाँ पे फिर असाइन करते हैं। पूरा का पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल्स भी बहुत सिंपल है, बस आइट्रेशन में अंतर है। तो जैसे 4 के लिए मुझे लेफ्ट में चेक करना है कि क्या इसके लेफ्ट में कोई से छोटा एलिमेंट है, नहीं, तो -1। 8 के लिए जो इससे छोटा एलिमेंट है वो इसके नियरेस्ट है, तो चूंकि ये 4 तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। 5 के लिए इसके लेफ्ट में छोटा एलिमेंट कौन सा है जो इसके क्लोजेस्ट है, नियरेस्ट है। 4 के लिए 5 के लिए 4 है। 2 के लिए इसके लेफ्ट में कोई भी छोटा नंबर नहीं है तो -1। सिमिलरली 25 के लिए भी इसके लेफ्ट में 25 के लिए इसके लेफ्ट में छोटा नंबर जो इसके नियरेस्ट हो वो है 2। सो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इसका आंसर हो जाएगा ये -1 4 4 -1 2। आई होप यार आपको समझ में आएगा। सब कुछ सेम है भाई,
पूरा का पूरा कोड सेम है, बस चेंज किस में है, आइट्रेशन में। आपको दिख भी रहा होगा, क्योंकि मुझे हर एक एलिमेंट के लिए इसके लेफ्ट में चेक करना होता है, इसके लिए भी इसमें लेफ्ट में चेक करना पड़ता है, हर एक एलिमेंट के लेफ्ट में चेक करना। तो ये रिपीटेड वर्क है, तो मैं क्या करूँगा, राइट टू लेफ्ट अपना आइट्रेशन करूँगा, दैट इज 0 to n-1। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ पूरा का पूरा कोड सेम है, बस आइट्रेशन में चेंज है। तो आइए मैं उसका भी कोड आपको दिखा देता हूँ। ये रहा वो कोड, ये है प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उसमें भी सेम वेक्टर मिलता है, एरेना ARR नाम का, उसमें लेंथ है। अब मैंने एक स्टैक बनाया, उसमें -1 पुश बैक किया, वही जो मैंने आपको बताया था, जो सेम हम स्मॉल नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट वाले कोड में देख रहे थे। फिर मैं एक लूप चलाता हूँ, हाँ यहाँ पे 0 to में n-1 तक जाएगा ये लूप। उस केस में क्या था, n-1 से हम 0 तक जा रहे थे, i-1, यहाँ पे i++ है। फिर मैं करंट एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ, स्टैक में रहकर टॉप की वैल्यू को मैं तब तक चेक करता हूँ जब तक मेरे करंट से बड़ा या बराबर है, तब तक उसे पॉप करो। बाहर आने के बाद 100% श्योर होगा कि टॉप पे जो है, टॉप पे जो रखी वैल्यू है मेरे करंट एलिमेंट से छोटी ही होगी। मैं उसको आंसर वेक्टर में असाइन करता हूँ और फिर मुझे स्टैक के अंदर मेरा करंट एलिमेंट को पुश करके इस अगले एलिमेंट को पिक करता हूँ। और पूरा इटरेशन कर लेने के बाद मेरे आंसर के अंदर पूरा का पूरा जो प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स होंगे वो सारे आ गए होंगे और मैं उसे एट द एंड रिटर्न कर देता हूँ। एक बार मैं आपको कोड कंपेयर करके दिखाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो यार, पूरा का पूरा कोड सेम है, दोनों ही तरफ मैंने स्टैक डिक्लेयर किया है, दोनों में -1 पुश किया है, आंसर वेक्टर डिक्लेयर किया है। बस चेंज कहाँ पे है, मैं यहाँ पे 0 to n जा रहा हूँ इन प्रीवियस स्मॉलेस्ट, यहाँ पे n-1 to 0 जा रहा हूँ इन नेक्स्ट स्मॉलेस्ट। बाकी करंट एलिमेंट को पिक करना, वाइल लूप लगाना, फिर करंट पर आकर टॉप की वैल्यू को आंसर वेक्टर में पुश करना, फिर करंट एलिमेंट को स्टैक के अंदर पुश करना और ये लूप तब तक चलाना जब तक आप पूरे के पूरे एरे को ट्राइवर्स नहीं कर लेते और एट द एंड सिंपल आंसर को रिटर्न कर देना। ये दोनों ही प्रॉब्लम बहुत सिमिलर है। इसी तरीके का ना दो और प्रॉब्लम होता है, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट। आई होप आप वो दोनों भी आप सॉल्व कर पाओगे। बस उसमें क्या करना है कि यहाँ पे कंडीशन थोड़ी बहुत चेंज करनी है, यहाँ पे -1 नहीं, आप एम्प्टी चेक करना और यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी फिर, है ना। आई होप आप वो भी क्वेश्चन 2 कर पाओगे। ये चारों क्वेश्चन ना मिलते जुलते हैं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ना स्टैक सिखाने के लिए ही होता है, इनका ना यूज़ होता है दूसरे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने के लिए, हम वो भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज़ में। आई होप यार आपको एकदम क्लैरिटी हो गई होगी कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे काम करता है, इसका स्टैक से ही ये इतना सॉल्व क्यों हो जाता है, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आप देख पा रहे हो यार, एक ही लूप लगा हुआ है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हो जाता है। आई होप यार आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो के लिए इतना ध्यान देंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।